myself Dhruv Kapupra. I am CA Inter student. I am pursuing my articleship with JC Shah and Company. Today I am going to discuss about a डिडक्शन सेक्शन। डिडक्शन सेक्शन क्या है? जो हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट ने हमें कुछ बेनिफिट्स दिए हैं कि जिससे हमारा टैक्स कम हो सके, तो हम वो टैक्स कम करने के लिए हम आईटीआर फाइल करते समय ये डिडक्शन लेते हैं। तो चलो वो डिडक्शन के सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो कई सारे डिडक्शन सेक्शन है, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ वो कॉमनली यूज हो रहा है, जो हर कॉमनली जनरली हम यूज करते हैं डिडक्शन के। पहला है एटीसी, इन्वेस्टमेंट का सेक्शन। एटीडी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होता है। एटी डबल डी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एटी डबल डी बी, स्पेसिफिक डिसीज के लिए। एटीई, एजुकेशन लोन ऑन इंटरेस्ट। एटी डबल ई, लोन ऑन प्रॉपर्टी। एटी आर आर बी, डिडक्शन ऑन रॉयल्टी इनकम। एटी डबल टी ए, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। एटी डबल टी बी, सेविंग बैंक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। फॉर सीनियर सिटीजन के लिए होता है एटी डबल टी बी। एटी जी, डोनेशन। फिर हम देखते हैं डीपली इन्वेस्ट सेक्शन वाइज की क्या होता है। पहला है एटीसी। जैसे मैंने बताया कि एटीसी इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, तो उसमें कौन सा एसएससी जो एलिजिबल होगा कि ये एटीसी के तहत डिडक्शन ले सकते। इंडिविजुअल होना चाहिए और एचयूएफ होना चाहिए, तभी उसको पहले तो डिडक्शन मिलेगा। फिर इसकी लिमिट क्या है कि 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का वो डिडक्शन एटीसी के तहत ले सकता है। अगर एसएससी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हो, जैसे कि कोई इंश्योरेंस ले रखा हो, कंट्रीब्यूशन किया हो इन पीपीएफ, ईपीएफ, एसपीएफ, फिर आता है 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, देन ट्यूशन फीस वो पे कर रहा हो, तो अगर उसको ये सब कर रहा हो तो उसको एटीसी के तहत उसको इन्वेस्टमेंट में डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी का। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी 31 मार्च 2012 के पहले की हो तो उसको 20% एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस उसने 2 लाख का लिया है और मेच्योरिटी पीरियड के बाद उसको 3 लाख मिल रहे हैं, तो उसके 3 लाख के 20% उसको डिडक्शन मिलेगा एटीसी के तहत। फिर इश्यूड आफ्टर 1 अप्रैल 12 टू 31 मार्च 2013 तक की पॉलिसी हो तो उस पर एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड के 10% डिडक्शन एसएससी को मिलेगा। देन आता है तीसरा, इश्यूड आफ्टर 1 अप्रैल 2013। उसके बाद की पॉलिसी ले रखी हो तो उसमें भी दो कैटेगरी में होता है। डिसेबल पर्सन के लिए क्या है, 15% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड, तो उतना उसको डिडक्शन मिलेगा। देन अदर के लिए हो तो 10% का डिडक्शन एसएससी ले सकता है। और एक बात की थी हमने ट्यूशन फी की, उसमें वो पे कर रहा हो तो उसका भी उसको डिडक्शन मिलता है। उसमें कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी वो एटीसी के तहत डिडक्शन ले सकता है। उसमें क्या है कि अगर वो अपने चिल्ड्रन है, उसका ट्यूशन फी के पे कर रहा है तो उसका उसको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही डिडक्टेबल है। तो अगर तीसरे चिल्ड्रन की वो ट्यूशन फी पे कर रहा है तो तीसरे चिल्ड्रन का फी का कोई भी डिडक्शन ले नहीं सकता, सिर्फ 2 के लिए ही एलिजिबल है। और वो दोनों चिल्ड्रन इंडिया में ही स्टडी करते होने चाहिए। अगर वो कोई फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक बात भी हमें ध्यान रखनी है खास की, अगर कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस किया है तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। फुल टाइम कोर्स ही होना चाहिए, तभी वो एटीसी के तहत डिडक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं एटीसी में क्या होता है इन्वेस्टमेंट का। दो टाइप के होते हैं, पहले तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का हमने जो बात किया, 1.5 लाख लिमिट वाला एटीसी में आप डिडक्शन ले सकते हो। वैसे शॉर्ट टर्म का भी ऐसा ही है कि पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट और बैंक में भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस वाला क्या है कि आपको इंटरेस्ट का एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15, तो उसकी लिमिट क्या है, अप टू 3,500 तक का डिडक्शन ले सकते हो। वैसे बैंक का एटी डबल टी ए के तहत ₹10,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। जो हम एटी डबल टी ए की आगे बात करने वाले हैं वो भी आगे समझा होगा कि क्या है एटी डबल टी ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, एटी डी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर एसएससी ने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है और उसका प्रीमियम पे कर रहा है तो उसका रिडक्शन मिलेगा।
पहले तो कौन सा असेसी इसमें एलिजिबल होगा ये डिडक्शन लेने के लिए, वो देखते हैं। पहले तो असेसी इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा कि वो 80D के तहत डिडक्शन ले सके। इसमें दो केस, पहला केस में देखते हैं कि क्या है, अगर उसने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस ले रखा है और वो उसका प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसकी लिमिट है 25,000। अगर वो खुद या अपनी स्पाउस दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, तो वो जो लिमिट 25,000 की थी वो इंक्रीज होकर ₹50,000 हो जाएगी। तो यानी कि सीनियर सिटीजन हो तो वो 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा उसको। दूसरा केस, अगर उसने अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा, मेडिकल के इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसका भी लिमिट 25,000 ही है। और उसमें भी क्या कि वो सीनियर सिटीजन हो उसके पेरेंट्स, तो वो लिमिट 25,000 से 50,000 हो जाएगी। सेम ही है। और इसमें प्रिवेंटिव चेकअप करवाया किसी कोई का भी, कोई भी मेडिकल का, तो उसमें 5,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। और ये सेपरेटली नहीं मिलेगा, जो 25,000 और 50,000 की लिमिट है उससे, ये 5,000 उसमें ऑलरेडी इंक्लूड ही है, उसके अलग से नहीं आप डिडक्शन ले सकते। और इसमें एक बात हमें खास नोट करनी है कि अगर आपने ये हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट कैसे किया 5,000 तक का, तब वो डिडक्टेबल है। 5,000 से ज़्यादा किया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर असेसी अपने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, पहले तो इसमें ये हम देखते हैं कि एलिजिबल असेसी कौन है जो ये 80DD में डिडक्शन ले सके। रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ, यही सिर्फ एलिजिबल होगा ये 80DD में डिडक्शन लेने के लिए। इसमें क्या है, डिसेबल और डिपेंडेंट, यानी कि क्या होता है, डिसेबल पर्सन हो और वो डिपेंडेंट हो असेसी पे। ये डिसेबल कौन होते हैं, कौन होना चाहिए, कौन होगे, उसके ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पाउस हो सकता है डिसेबल पर्सन, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी डिसेबल हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट होने चाहिए असेसी पे, तभी असेसी को इसका डिडक्शन 80DD में मिलेगा। और ये डिसेबल है ये कैसे पता चलेगा हमें, इसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेना होता है उसको कि ये डिसेबल पर्सन है। और ये कहाँ से मिलेगा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ये सिर्फ मेडिकल ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसमें क्लियरली मेंशन किया होता है कि ये पर्सन इतना डिसेबल है, नॉर्मल डिसेबल है या ज़्यादा डिसेबल है। नॉर्मल डिसेबल मतलब 40 to 79%, तो ये डिसेबिलिटी होती है 40 to 79% पर्सन डिसेबल हो तो उसको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा असेसी को। अगर 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल हो तो 1,25,000 का असेसी को डिडक्शन मिलेगा। अगर इसमें भी एक मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये जो डिसेबल और डिपेंडेंट पर्सन है, जो असेसी पे डिपेंडेंट है, अगर उसने खुद अपना रिटर्न फाइल करते टाइम पे अंडर सेक्शन 80U में डिडक्शन ले रखा है, तो असेसी को इसमें एक भी रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये 80U है क्या, वो देखते हैं हम। 80U में क्या होता है कि जो पर्सन असेसी है वो खुद डिसेबल होता है, वो खुद अपना रिटर्न फाइल करता है। अगर उसने 80U में डिडक्शन ले लिया सेम अमाउंट से डिसेबिलिटी वाला, 40% टू 75,000, वैसे उसने बता दिया डिडक्शन, तो असेसी इसमें ये डिडक्शन नहीं ले सकता। ये दोनों में डिफरेंस है कि उसमें जो खुद असेसी डिसेबल पर्सन होगा उसको मिलेगा, और इसमें जिन पे डिपेंड होगा वो असेसी को मिलेगा। तो ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, 80DD। इसमें ये क्या है कि स्पेसिफिक डिसीज के लिए होता है। अगर आपको स्पेसिफिक डिसीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा ITR में। इसमें रूल 11DD होता है, उसमें स्पेसिफिक डिसीज का मेंशन किया होता है कि ये डिसीज के लिए आपको 80DD में डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से है, तो सपोज देखते हैं कि एक तो है एड्स, फिर कैंसर, ऐसे जैसे बिग हो डिसीज उसका डिडक्शन आपको 80DD में मिल जाएगा।
इसमें एलिजिबल एसएससी कौन होगा? रेसिडेंशियल इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए, तभी एलिजिबल होगा कि ये वो 80 डबल डी में डी में डिडक्शन ले सके। इसमें क्या है कि अगर एज बिलो 60 यानी कि सीनियर सिटीजन से ना हो, अदर देन सीनियर सिटीजन, तो उसमें 40,000 का डिडक्शन उसको मिलेगा। फिर आते सीनियर सिटीजन, उस पर 60,000 रुपये का डिडक्शन उसको मिल सकता है। फिर सुपर सीनियर आते हैं, उस पर 80,000 रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर ऐसा जरूरी नहीं कि 80 की लिमिट है तो पूरा 80 ले लिया। आपका ट्रीटमेंट करते समय सपोज कम हुआ एक्सपेंस 80,000 का 50 हुआ, तो आपको विच एवर इज लेस, जो कम हो वही डिडक्शन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 80 की पूरा ही ले लेना है। और इसमें क्या है कि ये 2018-19 तक का था, उसके बाद चेंज होके सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर के लिए सिर्फ एक ही हो गया, 1 लाख का लिमिट। कोई भी हो 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकता है, 60,000 80,000 ऐसा जरूरी नहीं, 1 लाख का मिलेगा डिडक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका 80E के तहत आप ITR में डिडक्शन ले सकते हो, जिससे आपका टैक्स भी कम आए। तो इसमें पहले तो एलिजिबल पर्सन कौन होगा कि जो इंडिविजुअल हो, ये सिर्फ ओनली इंडिविजुअल के लिए ही एलिजिबिलिटी होगी कि वो 80E में डिडक्शन ले। और हमें इसमें बैंक से हमारा जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट लेना होता है, फिर हमें 80E में डिडक्शन मिलेगा। और ये हम कब तक डिडक्शन ले सकते हैं? इसका डिडक्शन हमें 8 साल तक मिलता रहेगा, जब से हम इस लोन इंटरेस्ट पेमेंट करना स्टार्ट करें, तब से हमें 8 साल यानी कि 8 साल तक का हमें डिडक्शन मिलेगा। और इसमें हमें एक खास बात याद रखनी है कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ लोन इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं उसका ही डिडक्शन मिलेगा। तो ये 80E होता है जो हम डिडक्शन लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, 80EE लोन ऑन प्रॉपर्टी। हमने कोई लोन ली प्रॉपर्टी पे, तो वो जिस असेट पे लोन ली तो वो उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसमें क्या है, और लोन अमाउंट जो होती है हमने लोन ली तो उसकी भी वैल्यू फिक्स है कि 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी पे लोन ली वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। और ये लोन सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2016-17 यानी कि ये ओल्ड स्कीम है, ओल्ड पहले वाला था, इसमें ऐसा होना चाहिए। और इसका डिडक्शन का लिमिट कितना है? ₹50,000। इतना ही डिडक्शन आप 80EE के तहत ले सकते हैं। अब देखते हैं इसका नया 80EE लोन ऑन प्रॉपर्टी। इसमें असेट का वैल्यू नॉट मोर देन 45 लाख, 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन 80EE में मिलेगा। अगर आपका लोन का वैल्यू 45 लाख से, तो भी कोई आपको इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि लोन लिमिट फॉर लोन अमाउंट नो लिमिट, यानी कि कोई भी इसमें लोन की लिमिट ज़रूर नहीं है। जो हमें देखा 80EE में कि लोन की वैल्यू अमाउंट फिक्स थी कि इतनी होनी चाहिए, इसमें नो लिमिट है, आपने चाहे जितने भी पैसे की लोन ली हो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और ये हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल होनी चाहिए, तभी आपको 80EE में लोन का डिडक्शन मिलेगा। और ये लोन कब सेंक्शन हुई होगी? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 में, तभी आपको 80EE में इसका डिडक्शन मिलेगा। और इसका डिडक्शन का लिमिट कितना है वो भी देखते हैं कि इस पे ₹1,50,000 का आप डिडक्शन ले सकते हो 80EE में ITR के टाइम। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट 80RRB। ये क्या है 80RRB? इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इनकम ऑन पेटर्न। हमने जो पेटर्न से रॉयल्टी की इनकम की उसका डिडक्शन हम 80RRB में ले सकते हैं। आपकी पेटर्न कब रजिस्टर यानी कि 1/4/2003 के बाद रजिस्टर हुई होगी, अगर फिर आपने उस पर इनकम की रॉयल्टी इनकम, तो आपका उसको डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात आती है इसमें डिडक्शन की अमाउंट की, कितना डिडक्शन ले सकते हो। इसमें परमिसेबल डिडक्शन ₹3 लाख का ही है, और सच इनकम जो आपने पेटर्न से इनकम की अर्न की। सपोज मैं अपना ट्रेड नेम किसी को यूज करने देता हूँ पेटर्न के
टाइप में, और वो यूज़ करता है और वो हमें कुछ अमाउंट पे करता है 3 लाख या 3 लाख से कम, तो हमें 3 लाख से कम मिली तो वो कम, विच एवर इज लेस, वो कम का ही हमको डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 लाख की लिमिट है तो पूरा के पूरा 3 लाख का मिल जाएगा। तो ऐसा होता है कि विच एवर इज लेस, तो हमने 2 लाख का मिलेगा। हाँ, इनकम हमने 2 लाख मिली तो। वैसे अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, 80 टी है। 80 ये क्या होता है कि अगर आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी से और पोस्ट ऑफिस से, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें लायबल कौन होगा, एलिजिबल कौन होगा, इंडिविजुअल और एच अदर देन सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए, तब 80 में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। इसका डिडक्शन का लिमिट कितना है वो भी देखते हैं, ₹10,000 इसका परमिसेबल डिडक्शन है। अगर आपने ज़्यादा अर्न किया है तो भी आपको ₹10,000 तक का ही सेविंग बैंक इंटरेस्ट का 80 का डिडक्शन मिलेगा। और इसमें हमें एक बात खास ध्यान में रखनी है कि अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट की है और वहाँ से आपने इंटरेस्ट अर्न किया है तो उसका डिडक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात आती है 80 की, वो देखते हैं 80 सेक्शन वो क्या है। वो भी सेविंग बैंक इंटरेस्ट का ही है जो हम अर्न करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बैंक से और पोस्ट ऑफिस से। लेकिन ये इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ अबव 60, यानी कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसमें लिमिट क्या है, ₹50,000, और विच एवर इज लेस, आपने कम किया अर्न तो कम, ज्यादा किया तो 50,000, क्योंकि विच एवर इज लेस उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, 50,000 तक का ही मिलेगा डिडक्शन। तो इसमें सीनियर सिटीजन 80 के तहत वो आईटीआर में अपना डिडक्शन ले सकते हैं और अपना टैक्स को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, 80 80 डोनेशन के लिए होता है। अगर आप कोई जगह पे डोनेशन करते हो तो आपको 80 में आप डिडक्शन दिखा सकते हो। इसमें सब असेसी यानी कि ऑल असेसी आर लायबल, जो सब असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ सब होते हैं वो एलिजिबल हो गए ये डोनेशन के 80 का डिडक्शन लेने के लिए। इसमें पहले तो 4 कैटेगरी में ये होता है। पहला 100% डिडक्शन अमाउंट विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, उसमें क्या कौन सा डोनेशन आता है वो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, फिर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये सब 100% डिडक्शन अमाउंट विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। वैसे तो ज़्यादा भी है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इतने बताता हूँ कि ये सब में आपने अगर डोनेशन किया हो तो आप 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में उसका डिडक्शन दिखा सकते हो। फिर 50% डिडक्शन अमाउंट ऑफ विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, उसमें क्या आता है कि आपने कहाँ पे डोनेशन किया, प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये सब में अगर आपने डोनेशन किया हो तो आप 50% डिडक्शन ले सकते हो। अब तीसरा 100% डिडक्शन अमाउंट विथ क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि विथ क्वालिफाइंग लिमिट वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है। इसमें आपने कहाँ पे डोनेशन किया हो कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये सब में किया हो तो आपको 100% डिडक्शन ऑफ विथ क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन आपको मिलेगा। फिर 50% आता है कि विथ क्वालिफाइड लिमिट में 50% में डिडक्शन में क्या क्या होता है। अगर आपने डोनेशन को गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बी यूज्ड फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन किया हो, या फिर कोई टेम्पल में डोनेशन किया हो, चर्च में डोनेशन किया हो, गुरुद्वारा में डोनेशन किया हो, तो आपको 50% डोनेशन आपको विथ क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग लिमिट है क्या, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। उसमें 5 स्टेप है। पहला स्टेप है कि फाइंड एजीटीआई। एजीटीआई क्या है कि एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, जो हमें फाइंड करनी होती है। वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखते हैं। पहले तो ग्रोस टोटल इनकम हमारी जो हो उसमें से सारे डिडक्शन हमें लेस करना है विदाउट एक्सेप्ट एटीजी। एटीजी के अलावा के जो सब डिडक्शन है वो हम लेस कर देंगे। फिर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, वो दोनों इसमें से लेस कर देने हैं। फिर आपको मिलेगा एजीटीआई, यानी कि एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। फिर स्टेप 2 आता है कैलकुलेशन ऑफ 10% ऑफ एजीटीआई। सपोज आपकी एजीटीआई 2 लाख आई तो उसके 10% 20,000।
फिर आता स्टेप 3, आपका डोनेशन कितना हुआ। डोनेशन आपने 3 लाख का किया है, तो वो भी हमें अभी याद रखना है कि 3 लाख का डोनेशन है और 10% ऑफ AGTI 20,000 है। फिर स्टेप 4 में क्या है कि हमें देखना है कि AGTR और डोनेशन स्टेप 2 और स्टेप 3 उसमें से विच एवर इज लेस, यानी कि 20,000 लेस है। हमारा एक्चुअल डोनेशन कितना था, 3 लाख का, और हमारा AGTI के 10% 20,000, तो विच एवर लेस इज अ मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन, यानी कि हमें 20,000 का डिडक्शन हमें मिलेगा 80G में, डोनेशन में। और ये 20,000 भी क्या होता है कि आपने डोनेशन को कोई चर्च में दिया तो उसको 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि 20,000 के 50%, यानी कि 10,000 का डिडक्शन आपको 80G के तहत मिलेगा। वैसे जैसे आपने कहाँ पर भी डिडक्शन किया हो वैसी तरह आपको 100% में किया हो तो 20,000 के पूरे 20,000 डिडक्शन ले सकते हो। 50% वाला हो तो 50% ही आपको डिडक्शन मिलेगा। और इसमें एक खास बात याद रखनी है कि आपने अगर कोई डोनेशन 2,000 से ज़्यादा कैश में पे किया हो तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2,000 तक का चलता है कि आप कैश में पे कर सकते हो, उसका डिडक्शन मिल सकता है। उससे ज़्यादा हुआ तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ये क्या था कि अब ये सिर्फ सब सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग थी, तो हम इसको प्रैक्टिकली कैसे ITR में फाइल करते समय इसका डिडक्शन लेते हैं वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हम एक एग्जांपल और एक केस स्टडी के थ्रू हम समझेंगे क्या होता है। Akash works at a Mumbai-based MNC and his annual gross salary is rupees 50 lakhs. After removing all exemptions from his salary, including HRA and standard deduction, standard deduction सबको 50,000 का मिलता ही है, तो वो भी हम लेस करेंगे और उसका नेट सैलरी बचता है रुपीज 12 लाख। Last year, he earned rupees 10,000 as a interest income from his bank account, and his total investment PPF and contribution to EPF combined rupees 1 lakh 1.5 lakh, यानी कि 1.5 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है ATC में, तो डिडक्शन हमें ATC में लेंगे। ही हैज इवन इन्वेस्टेड इन अ NPS रुपीज 20,000 and also he has a health insurance policy for himself and a spouse. He pay रुपीज 15,000 पर एनम। तो अब देखते हैं कि हम सब सेक्शन के कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका डिडक्शन हम कैसे लेते हैं। हमारी ग्रोस सैलरी थी 15 लाख, उसमें से हमने HRA LTA जो था हाउस रेंट अलाउंसेस वो हमने लेस किया 2.5 लाख का। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है जो 50,000 का सबको मिलता ही है, वो भी हम इसमें से लेस करेंगे और हमारा नेट सैलरी कितना बचता है 12 लाख का। और हमने कहीं से और से इनकम अर्न की हो फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा जो 10,000 का है, वो हम उसमें प्लस करेंगे यानी कि ऐड करेंगे, तो हमारा नेट ग्रोस टैक्सेबल इनकम कितना हुआ 12,10,000 का। उसमें से अब हम बात करते हैं कि डिडक्शन हमें कैसे लेना है। हमने PPF और EPF में इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो ATC का डिडक्शन हम रुपीज 1.50 लाख का लेस करेंगे इसमें से। फिर हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा था, तो वो भी हम 80D का सेक्शन के तहत रुपीज 15,000 का डिडक्शन लेंगे और वो भी इसमें से हम लेस करेंगे। अब हमने NPS में भी इन्वेस्टमेंट किया था 80CCD1B, रुपीज 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, वो भी हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा। फिर हमने जो अर्न किया था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, वो 80TTA के तहत रुपीज 10,000 का डिडक्शन हमें मिलेगा, तो वो भी हम लेस करेंगे, तो हमारा टोटल इनकम बचेगा 9,85,000। तो हमें क्या है 9,85,000 पे पूरा टैक्स भर देना है? नहीं, उसमें भी स्लेब रेट होता है कि इतनी इनकम से इतना हो तो इतनी इनकम पे इतने परसेंट, तो हम देखते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। हमारी टोटल इनकम 9,85,000 है, उसमें से 2.5 लाख यानी कि पहले जो 2.5 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं होता, उसके बाद 2.5 लाख से ज़्यादा हुई इनकम तो उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख तक का, तो वो कितने हुए 2.5 लाख रुपए, तो दूसरे 2.5 लाख पे 5% लगेंगे, यानी कि 2.5 लाख के 5% 12,500 रुपये। फिर जो 5 लाख है वहां से 10 लाख तक की इनकम आपने अर्न की हो तो उस पे आते हैं 20%,
लेकिन हमारी टोटल इनकम 9.85 लाख है। तो हमारी 5 लाख से 9.85 लाख इनकम यानी कि कितनी हुई 4.85 लाख, यानी कि 4,85,000। तो उस पर 20%, तो उसके 20% 97,000 होता है। तो हमारा टोटल टैक्स आता है गवर्नमेंट को पे करने का 1,09,500। तो इतना टैक्स हम पे करते हैं। ये जो था ना टैक्स रेट, वो पुराने के टैक्स रेट के था। तो उस हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे करने का होता है। तो अब मैं यहाँ पर ये कंक्लूड करूँगा मेरा सेशन, और ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था, इस पे कोई स्पेशल एडवाइस के लिए नहीं है। थैंक यू।